अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे आपको बहुत से डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस मिलेंगी और उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। आज का हमारा टॉपिक है फील्ड मिलिट्री कू इन टर्की। जो मार्शल लॉ लगने लगा था टर्की के अंदर, वो किस तरह नाकाम बनाया गया। ये आज से 4 साल पहले 15 जुलाई 2016 में एक रात है जिसको कहा जाता है कि टर्की के अंदर कहा जाता है कि इट्स अ लॉन्गेस्ट नाइट इन टर्की। तो उस रात क्या हुआ था, कैसे हुआ था, हम इस तमाम जो वाक़यात हैं इनको टाइम के साथ आपको बताएंगे और उम्मीद है कि आप ये सब जानने के बाद आपकी इन्फॉर्मेशन में बहुत इजाफा होगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बताता चलूँ कि ये ये जो टॉपिक है ये इतना छोटा नहीं है कि इसको एक ही वीलॉग के अंदर आपको समझा दिया जाए। इसलिए इसमें हम डिफरेंट पार्ट्स बनाएंगे। आज आप इसका फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं, इंशाल्लाह सेकंड पार्ट भी आएगा और थर्ड पार्ट भी। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला 3 पार्ट्स के अंदर अंदर हम इसको कवर कर लेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे कि मिलिट्री कू जो था वो स्टार्ट किस तरह हुआ। जो मार्शल लॉ लगना चाह रहा था, जो मिलिट्री थी, डिक्टेटरशिप, वो किस तरह आना चाह रही थी, उन्होंने क्या किया सबसे पहले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो तकरीबन 15 जुलाई को रात को 9:15 पे एक व्हाट्सएप ग्रुप बना सबसे पहले। और उस व्हाट्सएप ग्रुप को बनाने वाले थे एक मेजर जनरल, सर्विंग मेजर जनरल। और उन्होंने इस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर तमाम जितने कमांडिंग ऑफिसर्स थे उनको ऐड किया। और फर्स्ट अहकाम अपना जो था, फर्स्ट ऑर्डर जो था अनऑफिशियली, वो उन्होंने उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर पोस्ट कर दिया। और वो ऑर्डर क्या था? वो सबसे पहला ऑर्डर था बॉस्फोरस ब्रिज को बंद करना। अगर आप सब जानते हो तो टर्की में एक ब्रिज है जिसको बॉस्फोरस ब्रिज कहा जाता है। वो ब्रिज टर्की को यूरोप के साथ जोड़ता है और एशिया के साथ जोड़ता है, इंटरलिंक करता है। अब सबसे पहले उन्होंने तकरीबन 9:45 के ऊपर बॉस्फोरस ब्रिज जो था उसको ब्लॉक कर दिया। अवाम बहुत परेशान थी, अभी तक किसी को कुछ पता नहीं था कि क्या होने जा रहा है। और ऑलमोस्ट तकरीबन 10 से 15 मिनट बाद ही जो था वो उन्होंने मिलिट्री जो डिक्टेटरशिप जो आना चाह रही थी, उन्होंने कोई भी हुकूमत जब कोई भी मिलिट्री डिक्टेटरशिप जब मार्शल लॉ लगाती है तो वो सबसे पहले उस मुल्क का जो नेशनल टीवी चैनल होता है उसको अपने कंट्रोल में रहती है और उधर से एक बयानिया जारी करती है। तो टर्की में भी यही हुआ। उनकी आर्म फोर्सेस ने जाके जो टीआरटी जो चैनल है, नेशनल चैनल है टर्की का, उसको उसके हेड ऑफिस में जाके तो अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट जो है ना वो इशू करवा दी एक एंकर के थ्रू फोर्सफुली। जब वो ऑफिशियली उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हमने मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया टर्की को और जो आपकी पार्लियामेंट है हमने उसको डिसॉल्व कर दिया, इसके बाद अवाम बहुत कंफ्यूज थी। कुछ लोग तो फ़ौरन से ही सड़कों पे आ गए, कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। इस दौरान कहाँ पर उनको जो है वो फेल हुए कि उन्होंने इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं किया था कि प्राइवेट जो मीडिया चैनल्स हैं, प्राइवेट टीवी चैनल्स हैं, उनकी बहुत फॉलोइंग है आजकल के सोशल मीडिया के ज़माने में। तो जो तुर्की के प्रेसिडेंट है तैयब रजब अर्दोगान, इन्होंने एक प्राइवेट तुर्की के टीवी चैनल पे आके जिसका नाम था CNN टर्क, उस पे आके उन्होंने एक बयानिया जारी किया। और उनके एग्जैक्ट अल्फाज क्या थे वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि अपनी आवाम को मुखातिब करते हुए, और ये मैं आपको बताता चलूँ कि उन्होंने फेस टाइम से ये बयानिया अपनी स्टेटमेंट जो थी वो इशू की। उन्होंने कहा कि आज टाइम है सबका बाहर रोड्स पे आने का। अगर आज हम पीछे रह गए तो हम लोग बहुत नुकसान में चले जाएंगे। और मैंने अपनी ज़िंदगी में आज दिन तक कोई ऐसी कुव्वत नहीं देखी, चाहे वो टैंक हो, चाहे वो F-16 हो, या कोई भी मिलिट्री इक्विपमेंट हो जो अवाम से ज़्यादा ताकतवर हो। तो उनकी इस बात को सुन के ऑलमोस्ट 90% जो तुर्की की आवाम थी, इस्तंबुल शहर की, अनकरा, आप सबको बताता चलूँ कि तुर्की का कैपिटल इस्तंबुल नहीं है। बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि शायद तुर्की का कैपिटल जो है वो इस्तंबुल है। इस्तंबुल तुर्की का कैपिटल नहीं है, तुर्की का कैपिटल अनकरा है।
तो अंकारा में जो है वो बहुत सी अवाम सड़कों पे आ गई। जब ये देखा जो भी कमांडिंग ऑफिसर्स थे, मेजर जनरल थे, जो इस कू को प्लान कर रहे थे, जब उन्होंने ये स्टेटमेंट देखी कि हमारा प्लान तो हमें नाकाम होता नज़र आ रहा है, तो उन्होंने एक सेकंड स्टेप लिया। वो सेकंड स्टेप क्या था? उन्होंने 12:50 पे अंकारा में पुलिस हेडक्वार्टर को F-16 जेट के ज़रिए तबाह बर्बाद कर दिया। और उस टाइम वो उनका फर्स्ट अटैक था। और उन्होंने जब ये धमाका किया, जब ब्लास्ट किया F-16 के थ्रू, उन्होंने बम बरसाए पुलिस हेडक्वार्टर के ऊपर, तो उस हेडक्वार्टर में आलमोस्ट मोर देन 200 पुलिस ऑफिसर्स ऑन ड्यूटी थे और वो सब शहीद हो गए उसमें। उसके बाद वो यहाँ पे नहीं रुके, उन्होंने सेकंड जो अटैक किया वो एक प्रॉपर एक टीम उन्होंने जो है ना वो तश्कील दी। और क्योंकि जब ये मिलिट्री कू 15 जुलाई को जब ये अंडरटेक हुआ, तो उस टाइम प्रेसिडेंट जो थे तैयब एर्दोगान, वो हॉलीडेज़ पे थे। तो उन जिस होटल में उन्होंने स्टे किया था, एक पूरी कंपनी को आर्मी की वहाँ पे भेजा गया ताकि उनको किडनैप किया जाए या उनको मार दिया जाए, जो भी उनका प्लान था। उन्होंने एक मिलिट्री एक पूरी टीम बना के, आर्मी की एक ऑफिसर्स की एक टीम बना के, तो उन्होंने वहाँ पे डिप्लॉय की, लेकिन वो नाकाम रहे क्योंकि तैयब एर्दोगान वहाँ से जा चुके थे। अब तैयब एर्दोगान ने अपनी स्टेटमेंट में आवाम को ये कह दिया था कि एयरपोर्ट्स को और रोड्स को अपने अंडर में ले लें, और उनको अब लैंड करना था इस्तांबुल में अतातुर्क एयरपोर्ट पे। अब तकरीबन 4:40 पे प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान ने लैंड किया अतातुर्क एयरपोर्ट पे इस्तांबुल में। और उस टाइम तमाम निज़ाम जो था वो अवाम के हाथ में था। आर्मी ने बहुत कोशिश की एयरपोर्ट को अपने अंडर रखने के लिए, लेकिन लोगों ने गोलियां खाई और बच्चों ने गोलियां खाई। एक 16 साल का लड़का था जिसको अतातुर्क एयरपोर्ट के ऊपर आर्मी के जवान ने उसके सर पे गोली मार दी। और उनकी अवाम ये चीज़ें देख के डरी नहीं, वो आगे बढ़े, उन्होंने अपने मुल्क की साख को बचाया। और जिंदा कौमें ऐसे ही करती हैं। और उसके बाद ये तमाम चीज़ें जो होती जा रही थी, इससे जो कमांडिंग ऑफिसर था जिसने ये तमाम चीज़ों को जिसने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, जिसने तमाम ऑर्डर्स दिए, जिसने ये ऑर्डर दिया जब कुछ आर्मी के मेजर्स ने कहा उस व्हाट्सएप ग्रुप में कि लोग आ रहे हैं सामने और उन्होंने हाथ में तुर्की के झंडे पकड़े हुए हैं, तो हम क्या करें? तो उसने आगे से कहा कि क्रश देम, बर्न देम, किसी भी हाल में किसी को आगे नहीं आने देना, उन पे फायरिंग कर दें। उसने ऑर्डर जारी कर दिए आम नहती अवाम के ऊपर, और उन्होंने वो किया। और इस तमाम कार्रवाई के अंदर 200 सिविलियन जो थे उन्होंने शहादत हासिल की, और 2000 से ज़्यादा लोग थे जो ज़ख्मी हुए। इसके बाद टर्निंग पॉइंट क्या था? टर्निंग पॉइंट ये था कि लोग तब तक वापस नहीं गए जब तक बॉस्फोरस ब्रिज का जो सील किया हुआ था हिस्सा, उसको उन्होंने खुलवा नहीं दिया। सारी रात लोग रोडों पर ही रहे, और कुछ लोगों ने यहाँ तक किया कि जो टीवी चैनल था, नेशनल टेलीविज़न था जो आर्मी ने अपने कब्ज़े में ले लिया था, लोगों ने जाके उस टीवी चैनल को भी आर्मी के कब्ज़े से छुड़ा लिया और नजराना पेश किया अपनी जानों का बहुत ज़्यादा। इस तमाम सूरत हाल में ये आपको ये तो एक आइडिया मिल गया कि उस टाइम क्या हुआ। और एक बात मैं बताता चलूँ मज़ीद आपको कि उन्होंने कसर कोई नहीं छोड़ी कि जो प्रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स था तुर्की का, उस पर भी उन्होंने बमबारी की, और एक बार नहीं 3 मरतबा की। सबसे ज़्यादा कैजुअलिटीज़ वहाँ पे हुई क्योंकि लोग उसके बाहर जमा थे। और उसके बाद ये तमाम सिलसिला चला, और उस वक़्त जब बॉस्फोरस ब्रिज से आर्मी का कंट्रोल ख़त्म हो गया, तो वो जो मेजर जनरल थे जिन्होंने वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, उन्होंने उसी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एक मैसेज किया कि अब जो चाहे अपनी जान बचा के भागना चाहे भाग जाए, सरेंडर करना चाहे सरेंडर कर दे। और उन्होंने वो ग्रुप लीव कर दिया, और आहिस्ता आहिस्ता जितने कमांडिंग ऑफिसर उस ग्रुप में थे वो सब लीव करते गए। और लेकिन टर्की ने बाद में ये व्हाट्सएप ग्रुप का डाटा जो है वो शेयर किया, और उसके अंदर हर चीज़ मेंशन है
वो प्रूफ था हर चीज़ का। क्योंकि आज मैं आपको ये तमाम बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे मैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर पार्ट 2 के अंदर जो आपको बताऊंगा वो चीज़ें होंगी जो ये इन हालातों वाक़यात को जिन्होंने जन्म दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या ऐसा था इसके पीछे, कितने अरसे से ये मिलिट्री कू जो था वो प्लान हो रहा था, और इसके पीछे कौन था। इसके पीछे एक मेजर जनरल था, इसके पीछे आर्मी क़यादत थी, या इसके पीछे एक सिविलियन था। तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इंशाल्लाह ताला आपको मज़ीद पता इंफॉर्मेशन में आपकी इजाफा होगा। और अगर मैंने कोई पॉइंट मिस किया हो तो आप नीचे कमेंट्स में अपनी राय से हमें आगाह कर सकते हैं, और मज़ीद हमें जो भी किसी चीज़ के बारे में अगर हमने कोई चीज़ मिस कर दी हो तो उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका ये वीडियो देखने का। आपसे रिक्वेस्ट है काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें। और मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि हमारी यंग जनरेशन है उनको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि टर्की एक ऐसा मुल्क है जो पाकिस्तान के लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है। तो तब तक के लिए नेक्स्ट ब्लॉग तक में मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम।